हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल यानी कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है हर एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हुए जा रहे हो। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि यार सर ने क्लास तो ले ही ली है, मैं बाद में देख लूंगा। दोस्तों ऐसे सिलेक्शन नहीं होता आप लोगों का। जब तक सिलेबस नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे लोगे? तो जैसे जैसे डेली डेली क्लास होती जा रही है वैसे वैसे आप लोग डेली क्लास को फॉलो करिए। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच पूरा एनसीईआरटी पर ओरिएंटेड आप लोगों का शुरू हो चुका है। निर्माण बैच साइंस का अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम मेरे को तो चारों लेना चाहता हूं तो चारों बैच का आप लोगों को कॉम्बो मिल जाएगा मात्र 1199 में। ये सारे उसके फीचर्स है जो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाए, निर्माण बैच कॉम्बो करे और बाय नाउ करके पेमेंट कर दे, आपकी सारी क्लास चल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यानी सेल यानी कोशिका। चलिए मुझे बताइए दोस्तों कोशिका क्या है? ठीक है, चलो कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस दीवार के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ब्रिक यानी ईंट की। यानी बहुत सारी ब्रिक, बहुत सारी ईंट मिलके क्या कर रही है? इस दीवार का निर्माण कर रही है। दोस्तों उसी प्रकार हमारी बॉडी भी बहुत छोटी 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 यूनिट से मिलके बनी हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल यानी कोशिका। और दोस्तों केवल हमारी बॉडी ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोई डॉग हो, कोई कैट हो, सभी बहुत छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिका से मिलके बने होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार सेल यानी कोशिका की परिभाषा क्या होगी, है ना? यहां पर जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सेल ही है, कोशिका ही है। ये माइक्रोस्कोप से आप लोग देखोगे तो ऐसे नजर आएगी, एक सेल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ऐसे बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स मिलके हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो अगर मैं सेल की परिभाषा आप लोगों से पूछूं तो मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी संरचनात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो संरचना है वो किससे हुई है? कोशिका से हुई है। सेल्स यानी कोशिका मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरी बात दोस्तों ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है यानी कार्यात्मक इकाई है, या इसे क्रियात्मक इकाई भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी बॉडी में ये फंक्शन हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, तो वो बेसिकली कहां पर हो रहा है? हमारी बॉडी की सेल यानी कोशिका के अंदर हो रहा है या कोशिका के द्वारा हो रहा है ना? ऐसा नहीं है कि दोस्तों सेल यानी कोशिका केवल निर्माण कर रही है, इसके अंदर कई गतिविधियां भी होती है, कई फंक्शन भी होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। और दोस्तों तीसरी मैं बोल सकता हूं इसको बायोलॉजिकल यूनिट यानी जैविक इकाई। यानी दोस्तों कोई भी जीव हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे इंसान हो, चाहे दोस्तों डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाय हो, कोई भी जीव हो, सभी में आप लोगों को कोशिका मिलेगी। तो क्या मैं इसको एक बायोलॉजिकल यूनिट बोल सकता हूं क्या? बताइए। जी सर। अब बात आती है कि सर इस सेल की डिस्कवरी किसने करी, कोशिका की डिस्कवरी किसने करी? तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? 1665 में कॉर्क का एक टुकड़ा लिया। कोई मुझे बता सकता है क्या कॉर्क क्या होता है? दोस्तों देखो, पेड़ की ये क्या है? बार्क है, पेड़ की एक छाल है। अरे छाल तो आप लोग जानते ही है ना, पेड़ की बार्क यानी छाल। तो दोस्तों छाल का ही एक पार्ट होता है आप लोगों का क्या? कॉर्क। क्या? कॉर्क। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क को किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके अंदर इन्हें छोटे छोटे ऐसे कमरे जैसे कुछ मिले। छोटे छोटे देख रहे हो, ऐसे छोटे छोटे कमरे जैसे पार्ट मिले, छोटे छोटे ऐसे कमरे जैसे, या छोटे छोटे आप लोगों को इसमें ऐसे खाने मिले। और दोस्तों ये देखा गया कि ये छोटे छोटे खाने जो है ना, ये आप लोगों को ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट के टुकड़े में मिल रहे हैं, प्लांट के इसी टुकड़े में मिल रहे हैं। आप लोग दोस्तों प्याज को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तब भी आप लोगों को ये ऐसे नजर आएंगे, या किसी और जीव के किसी पार्ट को देखेंगे तब भी आप लोगों को ऐसे नजर आएंगे। तो ये बात तय हो गई कि कोई भी जीव होता है ना वो बहुत छोटे छोटे ऐसे भाग से मिलके बना होता है। और दोस्तों इसे ही क्या बोला गया? सेल बोला गया, यानी कोशिका बोला गया। आ गई बात समझ में?
दोस्तों आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि अभी आपने परफ्यूम की कोई बोतल देखी होगी या कोई शैंपियन की बोतल देखी होगी, तो उसके ऊपर है ना ये ऐसा लकड़ी का सा, इसका जो ढक्कन होता है लकड़ी सा होता है, आपने देखा होगा, या किसी परफ्यूम की बोतल पे आपने देखा होगा। तो एक्चुअली में ये जो टुकड़ा होता है वो किसका होता है? कॉर्क का ही होता है। ये पेड़ की छाल से आप लोगों का बना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्क क्या है, तो दोस्तों कॉर्क पेड़ की छाल से ही प्राप्त होता है, इसी का एक भाग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोशिका की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ईयर आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1665। अब मैं आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं कि एक्चुअली में ये आप लोगों को ये, जैसे जब आप लोगों ने इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो ये आप लोगों को कुछ ऐसे नजर आ रहे थे, ऐसे नजर आ रहे थे। दोस्तों ये जो ऐसे पार्ट है किसका जैसा लगता है? ये ऐसा नहीं लग रहा मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है? तो इन्होंने ये देखा कि बिल्कुल अंदर है ना, बिल्कुल हनी कॉम पैटर्न दिख रहा है, मधुकोश जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो फिर ये एक छोटे छोटे भाग से मिलकर बना हुआ है पूरा का पूरा भाग, तो इसे ही इन्होंने सेल यानी कोशिका नाम दिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। और दोस्तों इन्होंने ये छोटे छोटे भाग से मिलकर जो ये जीव बना होता है इसका नाम क्या दिया? सेल दिया। और दोस्तों इसका उल्लेख इन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया, इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। जैसे भाई आज आप लोगों को पता है कोई भी क्रिकेटर जब रिटायर्ड होते हैं तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, कुछ कुछ है ना, मतलब अपनी पुस्तक लिखते हैं, उसमें कई चीजों का जिक्र होता है। तो दोस्तों पहले ये बहुत प्रचलन था बुक लिखने का। आज तो दोस्तों कोई भी चीज होती है फेसबुक पे लाइव आके बता दो, दोस्तों हमारे यहां पर गड्ढा है, इस गड्ढे में ये बच्चा गिर गया है, हमारे यहां पर ये। दोस्तों पहले कोई भी रिसर्च वगैरह होती थी तो पूरा एक बुक पब्लिश होती थी। तो इनकी इस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। अब दोस्तों एक्चुअली में बात करें, दोस्तों इन्होंने जिस कोशिका की खोज करी ये कैसी थी? एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका, सर मृत कोशिका किसको बोलते हैं? जैसे दोस्तों इंसान जो होता है, जैसे हम सभी लिविंग है, जीवित है, लेकिन एक दिन समय आएगा जब हम सबको जाना है, तो दोस्तों हम डेड भी बनेंगे। यानी दोस्तों उस समय हमारी जो कोशिकाएं होगी, क्या उनमें कोई एक्टिविटी हो रही होगी? क्या नहीं। अभी हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसी कोशिका जिनमें प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है उसको बोलते हैं लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका। और दोस्तों ऐसी कोशिका जिसमें कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती उसको बोलते हैं डेड सेल यानी मृत कोशिका। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करी जाए कि ये जो आप लोगों की कोशिका थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसी लिविंग में, है ना, किसी जीव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को जो कोशिका मिलेगी वो लिविंग होगी या डेड होगी? बताओ, सोच समझ के आंसर दो। मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी लिविंग ले लो, चाहे इंसान ले लो या कोई भी अन्य जानवर ले लो या प्लांट ले लो, तो उसकी जो कोशिकाएं होगी वो लिविंग होगी या डेड होगी? बताओ। अब आप बोलोगे कि सर अगर लिविंग है तो सारी की सारी कोशिका लिविंग होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों लिविंग में कुछ कोशिकाएं आप लोगों की डेड भी होती है, मृत भी होती है। तो फिर सर उनका कार्य क्या है? दोस्तों उनका कार्य केवल और केवल स्ट्रक्चर देना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसको आप ऐसे समझो जैसे आपने अपना रूम है, उसको सजाने के लिए आपने दोस्तों उसमें 2-3 छोटे छोटे प्लांट लगा दिए, छोटे छोटे, जिससे आप लोगों का रूम अच्छा लगे। दोस्तों अगर आप लोग सजाने के लिए केवल प्लांट का इस्तेमाल करोगे, क्या मान लीजिए आप लोगों ने कोई मूर्ति ला के रख दी या कोई फोटो लगा के रख दी, तो कोई आपको बोले कि अरे यार ये फोटो तो लिविंग तो है नहीं, ये नॉन लिविंग है, इसको क्यों लगा रहे हो? आप क्या बोलोगे? क्या लिविंग ही दोस्तों सुंदर, मतलब लिविंग की वजह से ही दोस्तों इस रूम की खूबसूरती बढ़ सकती है? क्या मैं नॉन लिविंग लगा के भी इस रूम की खूबसूरती बना सकता हूं ना? तो सिमिलरली दोस्तों डेड सेल का भी अपना एक फंक्शन होता है। क्या? ये बेसिकली स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये। तो इवन दोस्तों प्लांट की जो मैक्सिमम सेल्स होती है ना, अधिकतम कोशिकाएं, वो सारी डेड होती है, मृत होती है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर डेड सेल की खोज इन्होंने करी थी, तो फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो आइए दोस्तों हम लोग अन्य डिस्कवरी की बात करते हैं जो सेल से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। सर इन्होंने क्या डिस्कवर करा? तो जो लिविंग सेल
या मैं बोलूं जीवित कोशिका की जो खोज करी थी दोस्तों वो इन्होंने ही करी थी। दोस्तों ईयर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1674। अब सर इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज करी थी? लिविंग सेल, है ना। बेसिकली दोस्तों एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। ये एक जीव है, जैसे आप एक जीव हो, बैक्टीरिया एक जीव है, प्लांट एक जीव है, वैसे प्रोटोजोआ भी एक जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव है। इसकी पूरी बॉडी में केवल क्या होती है? एक ही कोशिका होती है। तो दोस्तों एक प्रोटोजोआ था, या मैं बोलूं एक कोशिका थी। ये जो आप लोगों का जीव होता है वो कहां पर पाया जाता है? पॉन्ड में आप लोगों को मिलेगा, ज्यादातर पॉन्ड में, तालाब में आप लोगों को। तो तालाब में इस प्रोटोजोआ की खोज हुई थी, या मैं बोलूं इस कोशिका की, लिविंग सेल की आप लोगों की क्या हुई थी? खोज हुई थी। चलिए दोस्तों कोशिका से संबंधित जितनी भी डिस्कवरी सारी मैं पहले एक साथ बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में, तो हम लोग देखेंगे इस कोशिका के अंदर भी कई चीजें होती है। जैसे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों का पूछा जाता है। और दोस्तों ईयर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1831। क्लियर है? चलिए सर और बताइए इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। दोस्तों ये जो कोशिका होती है ना, कोशिका, इस कोशिका के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ लिक्विड पार्ट पाया जाता है, कुछ तरल पार्ट पाया जाता है। तो इस कोशिका के इस तरल भाग के लिए एक नाम दिया गया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोशिका के ये लिक्विड पार्ट के लिए ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम था वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया और कौन से वर्ष में दिया गया, तो दोस्तों इनका नाम है जैन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे, जिन्हें शॉर्ट में आप लोग जे.ई. पुरकिंजे भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या था, कोशिका का जो तरल भाग था ना, तरल पदार्थ, उसके लिए क्या दिया? एक वर्ड दिया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। और ये शब्द कौन से वर्ष में दिया गया? 1839 में दिया हुआ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे भैया पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा नाम लो। अभी नाम के लिए बोल रहे हो, कल पता नहीं क्या क्या बोलोगे। ठीक है तो इधर पढ़ लो, पढ़ लो, इसी से होगा सिलेक्शन। ये नाम लेने से इनसे नहीं होता है। ठीक है चले आगे। तो कल बढ़िया मैच आपने देख लिया होगा, मजा आया नहीं आया? आ गया ना मजा? तो बस अब पढ़ लो, आ जाओ। चलिए तब तो पढ़ने में एनर्जी आनी चाहिए। अगर कल मान लो मैच अपना अच्छा नहीं होता, अपन हार जाते, तो भाई सब पूरा एक वीक क्या एक महीना खराब हो जाता मेरे जैसे का। तो मैं तो जैसा कि बताया, मतलब आप है ना यकीन नहीं मानोगे मैं क्रिकेट का कितना बड़ा शौकीन हूं। आप बोलोगे सर क्या? अच्छा आप इमेजिन करो कल के मैच के बारे में, मतलब क्या, जैसे मैच आप लोगों का जो शुरू होता है 2:30 बजे से, सर आप पूरे 100 ओवर मैच देखते हो, 50 इधर 50 इधर। हाँ अभी तो सुनो, ये तो चलो ठीक है, और कोई भी देख लेता होगा, बहुत भारत में फैन है। मैं एक सिंगल बॉल मिस नहीं करता, एक सिंगल बॉल। ठीक है पहली बात। दूसरी बात, उससे पहले जो 10-11 बजे से जो स्टार्ट हो जाता है ना प्री मैच प्रेजेंटेशन, वो थोड़ा देख लेता हूँ भाई क्या चल रहा है, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद में जब मैच खत्म हो जाता है, उसके बाद में भी अलग अलग लोगों के जो, जैसे एक है ना पाकिस्तान का एक शो है द पेवेलियन करके, क्रिकेट शो होता है, उसमें मतलब वसीम अकरम, इंडिया के अजय जडेजा, मतलब बहुत लीजेंड्स लोग बैठ के बढ़िया डिस्कशन करते हैं 2-3 घंटे, और वो सुनता हूँ क्योंकि यार मतलब कि यार वो एक एक चीज बताता है कि भाई ये मैच में ये है, तो इतना ज्यादा मेरे को वो है। ठीक है तो चलो जीत गई, अब आप लोग आराम से आप पढ़ाई कर लो। चलो अब बात करते हैं कि दोस्तों और इस सेल से संबंधित बताइए। दोस्तों सेल से संबंधित कुछ थ्योरी दी गई, कोशिका से संबंधित कुछ सिद्धांत दिया गया जिसे बोलते हैं सेल थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या है दोस्तों? कुछ बात बताना। जैसे दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक का नाम था दोस्तों, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्वान। ठीक है इन्होंने कोशिका के बारे में 1838 में कुछ बातें बताई, इन्होंने कोशिका के बारे में 1839 में कुछ बातें बताई। इन्होंने जो बातें बताई उसे बोलते हैं सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। सर इन दोनों ने क्या बात बताई? बताइए। इन्होंने बोला कि कोई भी जीव हो,
उन सभी में सेल यानी कोशिका मिलेगी। ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, क्या बताई इन्होंने? चलिए, तो दोस्तों इन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि दोस्तों जो कोशिका है ना, वो जीवन की मूल इकाई है। मतलब इसका मतलब अगर किसी में लाइफ है, जैसे ब्रिक यानी ईंट में लाइफ होती है क्या? नहीं। पत्थर में लाइफ होती है कि नहीं? इसका मतलब उसमें सेल यानी कोशिका नहीं मिलेगी। जिसमें लाइफ है उसमें आप लोगों को सेल यानी कोशिका मिलेगी। और इन्होंने बताया था कोई से भी जीव हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट्स हो, वो सेल यानी कोशिका से मिलके बने होते हैं। दोस्तों इन दोनों ने ये बात बताई थी। बाद में एक व्यक्ति और आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बोला कि यार आपने कोशिका से संबंधित कुछ बातें बताई है जिसे कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, मैं भी कुछ बात बताना चाहता हूं। तो रुडोल्फ विर्चो ने इस कोशिका सिद्धांत में कुछ और चीजें जोड़ी। इन्होंने बोला 1855 में, क्या बोला? बोले कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं कि किसी भी कोशिका का जो निर्माण होता है ना, वो एक कोशिका से ही होता है। या फिर आप लोग ऐसे समझो, एक कोशिका से ही अन्य कोशिका का निर्माण होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से जो मौजूद कोशिकाएं होती है उससे ही उत्पन्न होती है। दोस्तों क्या आप और मैं बहुत सारी कोशिका से मिलके बने हैं क्या? आप बोलेंगे कि सर हमारी तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों जब हमारा जन्म हुआ था, या किसी भी इंसान का जब जन्म हुआ होगा, तो एक वहां से आप स्टार्ट करिए। तो होता क्या है, जैसे मेल पेरेंट होता है, ठीक है, यानी फादर जो होते हैं, उनसे स्पर्म निकलता है। जो महिला होती है, जो माता होती है, उनकी बॉडी से एग निकलता है। दोस्तों ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। दोनों मिलके एक बड़ी कोशिका बनाते हैं। फिर इससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती है जिसे जीव बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। देखो इस थ्योरी ने क्या बोला कि कोई भी जीव होगा ना, उसमें आपको सेल यानी कोशिका मिलेगी मिलेगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करी जाए वायरस के बारे में सुना है, जैसे बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, वायरस के बारे में भी सुना होगा, कोविड के समय भी बहुत सुना होगा। दोस्तों जब ये वायरस हमारी बॉडी के या किसी भी बॉडी के बाहर रहता है, किसी जीव के अंदर नहीं है, किसी जीव के बाहर है, जैसे मान लो इस रूम में भी कुछ वायरस है, तो दोस्तों वो एक क्या है? निर्जीव है। निर्जीव है, ठीक है। और दोस्तों इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। अच्छी बात है। तो आप लोग बोलोगे सर अपवाद कहां पर है? यही तो बात थी कि अगर कोई निर्जीव है तो उसमें कोशिका नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो ये एक सजीव यानी लिविंग की भांति व्यवहार करता है, जबकि इसमें कोशिका तो थी ही नहीं। और हमने तो ये माना है अभी तक कि अगर कोई भी लिविंग है, कोई भी जीव है, तो उसमें कोशिका मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें कोशिका थी नहीं और अंदर आ गया बॉडी के अंदर, तो क्या कर रहा है? लिविंग की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये तो एक एक्सेप्शन यानी अपवाद हो गया ना। दोस्तों मजा आ रहा है ना पढ़ने में? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते, या झूठ बोल रहे हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कोशिका की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने करी। ईयर भी बता दो जल्दी से कमेंट करके। 1665। जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दीजिए कौन सी कोशिका थी वो? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दीजिए इन्होंने किसको ऑब्जर्व करा था, किस पे स्टडी करी थी? कॉर्क पे। जल्दी से ये भी बता दीजिए कॉर्क किससे प्राप्त होता है? पेड़ की बार्क यानी छाल से। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। स्लाइडेन और स्वान द्वारा ये जो कोशिका सिद्धांत दिया गया है, ये कौन से जीवों पर लागू नहीं होता? वायरस पर लागू नहीं होता। अभी अभी हम लोगों ने देखा है। वेरी गुड। चलिए बताएंगे पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों है। दोस्तों हमारी बॉडी भी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। जब मैं बोल रहा हूं ना हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसका मतलब किसको एनर्जी चाहिए? हमारी सेल्स यानी कोशिका को। बात करी जाए दोस्तों प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन प्लांट को कम एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि प्लांट्स में जो मैक्सिमम सेल्स है ना, वो कैसी है? डेड सेल है, वो मृत कोशिका है। करेक्ट आंसर डी आएगा। आप करके आओगे, सी एग्जामिनर करेगा ई। ठीक है,
तो ये कारण थोड़ी है कि भैया फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अरे तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो एनर्जी के लिए तो कर रहे हैं, जिससे उनको एनर्जी मिले। तो ये कोई कारण थोड़ी है कि भैया उनको एनर्जी की कम आवश्यकता है। अगर एनर्जी की कम आवश्यकता होती तो फोटोसिंथेसिस कम करते हैं। आगे बात समझ में? अभी भी मैंने बताया गलत कर रहे हो। चलो बताओ, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? जेई पुरकिंजे ने दिया, जिनका पूरा नाम है जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। ठीक है, चले आगे। चलिए अब दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या हमारी बॉडी बहुत छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी हुई है? बिल्कुल। और दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग अंग है, लीवर भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है। क्या दोस्तों हार्ट जिन कोशिका से मिलकर बना हुआ है और लीवर जिन कोशिका से मिलकर बना हुआ है, क्या वो दोनों कोशिका बिल्कुल एक जैसी है क्या? उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन? नहीं सर। भाई लीवर की कोशिकाओं का अलग काम है, हमारे ब्रेन में जो कोशिका है उनका अलग काम है। तो अगर इस संसार में जितने भी जीव है, अगर हम लोग बात करें उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या आंसर होगा बताओ? अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्या बैक्टीरिया एक जीव है? क्या एक जीव है क्या? और ये बहुत सूक्ष्म है तो इसको सूक्ष्म जीव भी बोल दो, ठीक है। दोस्तों अगर ये जीव है तो इसमें कोशिका मिलेगी। कोई कोई जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं उनकी पूरी बॉडी में केवल एक कोशिका होती है, तो इसकी बॉडी में भी एक कोशिका ही होती है। तो इसको मैं क्या एक कोशिकीय जीव बोल दूं क्या? यानी मैं इसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल दूं क्या? बिल्कुल सर, बोल दीजिए। अब दोस्तों मैं बैक्टीरिया बोलूं या सेल बोलूं, मतलब देखो समझो, या मैं बैक्टीरिया बोलूं या बैक्टीरिया की सेल बोलूं, मतलब एक ही है क्या? मतलब एक ही है क्या? बोलो। हां सर एक ही है। अब दोस्तों बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं यार एनिमल के एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं, डॉग, कैट, लॉयन। आगे बात समझ में? तो बैक्टीरिया भी आप लोगों के अलग अलग इसके एग्जाम्पल है। उनमें से एक बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों? एक बैक्टीरिया है। तो दोस्तों इस बैक्टीरिया में जो सेल यानी कोशिका पाई जाती है वो सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट। तो अगर मैं सबसे छोटी कोशिका बोलूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, या फिर आप लोग बोल सकते हो बैक्टीरिया की कोशिका। और कौन सा बैक्टीरिया? इसका नाम माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्लियर है कि इस बैक्टीरिया का नाम है? कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे छोटे बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो माइकोप्लाज्मा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों हमारे संसार में जितने भी जीव है सारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो कौन सी कोशिका ऐसी है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है? मैं ये नहीं बोला जा रहा जिसका साइज सबसे ज्यादा, नहीं, जिसकी लंबाई ज्यादा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं न्यूरॉन हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। इसे नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं, तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स पाई जाती है, क्या वो सबसे लंबी कोशिका है क्या? नहीं। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है किसी भी जीव की। जैसे अगर ब्रेन वगैरह ऐसा थोड़ी इंसान के पास ही पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। तो किसकी न्यूरॉन सबसे लंबी होती है दोस्तों? जिराफ। ठीक है, तो ये जो जिराफ होता है ना, इसकी बॉडी में जो नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये सबसे लंबी कोशिका है। ये 3 मीटर से भी क्या होती है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है। 3 मीटर यार काफी ज्यादा होता है। क्लियर? सोनू जी बोल रहे हैं सर आपका कॉलिंग नंबर दो 7374019437। ठीक है, 7374019437। चलिए आ जाओ दोस्तों। अगर बात करी जाए लार्जेस्ट सेल, तो दोस्तों जो शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, जो शतुरमुर्ग अंडा देता है, ये जो अंडा है वो एक कोशिका है। तो इस कोशिका की अगर हम लोग बात करी जाए साइज, तो जितने भी कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ी होती है। दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई भी ध्यान रख लो यार, एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये अगर इसकी लंबाई माने 170 mm और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 130 mm। सेंटीमीटर में कितनी होगी बताओ जल्दी से?
1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो या आप लोग ये बोल सकते हो 13 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई और 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये तो हम लोगों ने बात करी ओवरऑल, सभी को हमने कंसिडर कर लिया। स्पेशली अगर ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए तो हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन वाले चैप्टर में। दोस्तों अगर पूछी जाए हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी का मतलब, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसका साइज, एरिया ज्यादा होता है। तो फीमेल बॉडी में प्रति महीने बनता है एग, जो कि एक सेल है, एक कोशिका है। इस कोशिका का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। दोस्तों अगर बात करी जाए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो अगर बात करें मेल की बॉडी में जो सीमेन, वीर्य बनता है, उसमें छोटी छोटी कोशिका होती है जिसका नाम है स्पर्म यानी शुक्राणु। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। दोस्तों ध्यान रह जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर बैकग्राउंड व्हाइट मत रखा करो, बैकग्राउंड व्हाइट में रखा करो सर। अभिषेक पाल जी, यार आप इस कहां ध्यान लगाते हो सर, बैकग्राउंड व्हाइट रखा करो, ब्लैक रखा करो। मैं जो सीरियसली में सिलेक्शन लेगा ना जो बच्चा, अभी जैसे अभी टेक्नीशियन का रिजल्ट आ जाएगा, सारे बच्चे को मैं इधर बुलाऊंगा आपके सामने, उनसे नाम पूछूंगा आपका नाम क्या है। वो जैसे मान लो कुछ बोल देंगे कि भाई रोहित शर्मा नाम है या रोहित वर्मा नाम है, जो भी है। उनका कमेंट आज तक अभी यूट्यूब पे मैंने देखा ही नहीं। चुपचाप पढ़ते हैं, समझने पे ध्यान देते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं। तुम्हारा इसी में ले जाते हो, चलो वाइट कर दो, ब्लैक कर दो, नीला कर दो, काला कर दो, पीला कर दो, कोई बोल देगा गुलाबी कर दो। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों बात समझ में आ गई तो इस पे ध्यान दो, समझने से मतलब इस कलर पे ध्यान मत दो। ठीक है, आ जाओ। और कौन सा, आप मुझे गारंटी दे दो सर अगर ब्लैक बैकग्राउंड कर दोगे तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो मैं कल से ब्लैक कर दूं। मेरे को गारंटी तो दे दो कि सर ब्लैक होते ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को कोई पंडित जी ने बताया। अब देखो मेरी बात समझो दोस्तों, अब हम लोगों को कोशिका का स्ट्रक्चर समझना है कि यार कोई भी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, इस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर समझना है। दोस्तों आप लोग जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप लोग दंग रह जाओगे कि कोशिका के अंदर भी कितने सारे पार्ट पाए जाते हैं। क्लियर है? ये कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा, दिमाग घूम जाएगा आपका। देखो क्या क्या चीजें पाई जा रही है, ये पता ही नहीं क्या है। और ये कोशिका का स्ट्रक्चर जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोगों कंफ्यूज रहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, ये क्या समझने में दिक्कत आती है क्या? तब तो आसान भाषा में समझाए, और कोई भी चीज हम लोग आसान भाषा में ही समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जिससे क्लास में ही आप लोगों को सब कुछ याद हो जाए। क्लियर है क्या? आ जाओ। चलिए दोस्तों, कोशिका में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कोशिका का अगर स्ट्रक्चर समझना है तो उसके 4 पार्ट समझ लो, पूरा आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सर क्या? सबसे पहले बात करते हैं, 4 पार्ट आप लोगों को समझना है दोस्तों। एक है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सर सेल वॉल किसको बोलते हैं? कोई भी कोशिका की ये जो आउटर लेयर होती है ना, सबसे बाहरी लेयर होती है ना, इसे बोलते हैं सेल वॉल। आई बात समझ में? बोलो यस बोलो। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और ये सर कोशिका में एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका के सबसे बाहरी लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के अंदर एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या आप लोगों को 2 पार्ट समझ में आए? बोलो यस और नो। क्या ये 2 पार्ट समझ में आए? क्या ये 2 पार्ट समझ में आए? क्या ये 2 पार्ट समझ में आए? ठीक है दोस्तों, कोशिका के अंदर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इस कोशिका के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसे बोलेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, तीसरा पार्ट समझ में आया। और दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर इस जगह
थोड़ा सा ये क्या रहता है, लिक्विड पार्ट रहता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, एक डाउट आपको आना चाहिए कि गुरुजी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैंने बोला क्या हुआ? सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है, जो भी तरल भाग होता है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जेई पुरकिंजे साहब ने ये वर्ड दिया था। आप बोल रहे हो कि यहां पर जो लिक्विड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला? कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जाता है, उसको भी प्रोटोप्लाज्म में काउंट करेंगे। यहां पर पाया जाता है उसको भी प्रोटोप्लाज्म में काउंट करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस है? साइटोप्लाज्म मैं किसको बोल रहा हूं? जो न्यूक्लियस के बाहर इस जगह जो है, न्यूक्लियस के बाहर बाहर वाला जो लिक्विड है उसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों हमारे कोशिका में चार चीजें, एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और एक क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि गुरुजी मैंने तो और भी चीजें पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया। बैठ जाता है, बैठ जाऊं कि दोस्तों? देखो आ गई बात समझ में। अब आप बोलोगे सर मैंने तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा है, सर मैंने तो गोल्जी बॉडी नाम की भी चीज पढ़ी है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्तों। इस साइटोप्लाज्म यानी इस कोशिका द्रव्य के अंदर और भी पार्ट पाए जाते हैं। इसे हम लोग सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होते हैं वो सर, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, है ना, गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। एक एक के बारे में बात करेंगे, है ना, कि राइबोसोम क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। अभी पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, इन चार चीजों के बारे में समझेंगे। 1 2 3 4। बोलो आ गई बात समझ में? मतलब ये चार ध्यान रखो कि यार कोशिका में ये कोई भी कोशिका के स्ट्रक्चर इन चार पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब दोस्तों कोई कोई कोशिका ऐसी होती है जिसमें क्या नहीं पाया जाता, किसी में सारे पाए जाते हैं, किसी में कुछ नहीं पाया जाता, किसी में पाया जाता है। तो ये दिक्कत की बात है। चलो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पाकिस्तान और यूएसए कौन ज्यादा डेवलप है, कौन ज्यादा डेवलप है? आप लोग बोलोगे यूएसए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान की कंट्री के लोग या यूएसए की कंट्री के लोग कौन ज्यादा डेवलप है, या मैं बोलूं कौन इंटेलिजेंट है, या कौन ओवरऑल कौन ज्यादा हैप्पी है, कौन ज्यादा खुश है, तो आप लोग बोलोगे यार यूएसए की व्यक्ति। दोस्तों सिमिलरली जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं काफी डेवलप होते हैं, जैसे इंसान। दोस्तों क्या हम लोग काफी डेवलप है क्या? हाँ यार। क्यों डेवलप है? सर देखो मैं सर चल सकता हूं, सर मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में जाके सर पानी ले सकता हूं, सर मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं फोन करके दोस्त को बुला सकता हूं। कितने डेवलप है? क्या एक छोटा सा बैक्टीरिया ये काम कर सकता है क्या? आप चुपचाप से बैठे और ऐसे कर रहे हो भाई, पता पड़े 2-4 बैक्टीरिया आपके हाथों के बीच में आके मर गए। तो दोस्तों जीव जो होते हैं ना, कुछ जीव डेवलप होते हैं और कुछ अनडेवलप होते हैं, उतने ज्यादा डेवलप नहीं होते। यानी डेवलप ऑर्गेनिज्म जीव में जो कोशिका पाई जाती होगी और अनडेवलप में जो कोशिका पाई जाती होगी, यानी उनमें कुछ अंतर है। तो दोस्तों कुछ कोशिका होती है जो थोड़ी कम डेवलप होती है, ज्यादा विकसित नहीं होती है, कुछ ज्यादा डेवलप होती है, ज्यादा विकसित होती है। तो दोस्तों कोशिका आप लोगों की क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, पहले उसके बारे में समझो। एक होती है आप लोगों की प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी इधर आपने एग्जांपल पाकिस्तान यूएसए का क्यों लिया है, इंडिया और यूएसए का क्यों नहीं लेते? दोस्तों सच्चाई आप सभी को पता है क्या है।
लेकिन बस मैं इधर बोलूंगा तो मेरे को बोलोगे अरे सर ये ऐसे क्यों बोलते हो सर, ऐसे क्यों बोलते हो सर। सच्चाई पता है, लेकिन क्या है, इंडिया में लोगों को सबको सच्चाई पता है क्या है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई हम कितना पीछे हैं, और ये रियलिटी है। और जब तक आप लोग रियलिटी को फेस नहीं करोगे किसी भी फील्ड में, एज अ कंट्री, एज अ पर्सन, अगर मैं ये, जैसे भाई मुझे पता है मेरी कमी क्या है कि यार मैं क्लास में 10 का है, 10:15 से स्टार्ट होती है, मुझे पता है, और मैं ये रियलिटी है। मैं कभी आप बोलोगे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा और भाई ये क्या बोल दिया, मुझे पता है मेरी कमी है। तो रियलिटी को फेस करना जरूरी है। और हम एज अ नेशन बहुत पिछड़े हुए हैं। आप कभी, मतलब ईश्वर करे आप जल्दी नौकरी लगे, जल्दी कभी आप लोग एक बाहर ट्रिप करके आओ, कोई सा भी, मतलब पाकिस्तान को छोड़ के, ऑब्वियसली पाकिस्तान में चल जाना, अपने जैसों से कंपेयर करोगे क्या? अपन को जो कंपेयर देखनी है, जहां पर चीजें बेटर हो वो करना है ना। आप जाके देखो यार वहां का टूरिज्म, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप, अपन कितनी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, जबकि भारत के पास में सब कुछ है। आगे बात समझ में चलिए, आ जाओ। हाँ, अब आ जाए, बात क्या कर रहे थे। हाँ, मैंने आपको बोला कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ज्यादा डेवलप नहीं होती, ज्यादा विकसित नहीं होती। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, ये ज्यादा डेवलप कोशिका है। तो मुझे बताओ ये वाली कोशिका कहां पर मिलेगी, हमारी बॉडी में कौन सी मिलेगी, मुझे बताओ, ये वाली या ये वाली हमारी बॉडी में, मतलब ह्यूमंस में ये वाली। दोस्तों अगर मैं बोलूं बैक्टीरिया में कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी। क्यों, बैक्टीरिया कम डेवलप है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आप लोगों की क्या है, ये कम डेवलप सेल्स है, कम विकसित कोशिका ये ज्यादा डेवलप है। अब क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी कहां पर। दोस्तों अच्छी बात यह है, आप लोगों को इसका केवल एक एग्जांपल ध्यान रखना है। ये वाली कोशिका कहां पर मिलेगी, बैक्टीरिया में मिलेगी, जीवाणु में मिलेगी। इसके अलावा चाहे बात करो ह्यूमंस की या एनिमल की या प्लांट की या फंगस की, कोई भी जीव हो बैक्टीरिया के अलावा, सभी में आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल मिलेगी। अच्छी बात यह है, आपको केवल एक एग्जांपल ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल और केवल किस में मिलेगी आप लोगों को, बैक्टीरिया में। इसके अलावा दोस्तों चाहे कोई एनिमल ले लो, चाहे कोई प्लांट ले लो, चाहे कोई कवक ले लो, चाहे कोई प्रोटोजोआ ले लो। सर ये क्या है कवक, जैसे दोस्तों एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, वैसे ही कवक यानी फंगस भी एक प्रकार के जीव हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के क्या होंगे, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल आप लोगों की मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम लोग कोशिका का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। क्यों सर, देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ज्यादा डेवलप कौन है, यूकैरियोटिक है। तो अगर इसकी कोशिका में 4 चीजें पाई जाएगी तो क्या यूकैरियोटिक कोशिका में भी ये 4 चीजें तो मिलेगी मिलेगी, साथ में इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेगी, बोलो हां या ना। तो पहले हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता ही नहीं है। हम नहीं पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी काय के बारे में, क्योंकि इसमें पाया ही नहीं जाता। तो हम लोग केवल उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है। समझ में आ रहा है सर, आपके साइंस का बुक कब तक आएगा? दोस्तों नहीं आ रहा, बुक कैंसिल कर दी, ठीक है, बुक नहीं आ रहा है यार। बुक क्यों करते हो, तो पढ़ो ना प्लीज, है ना। आगे बात समझ में, चलिए आ जाओ। तो पहले हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलता है दोस्तों, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो अगर सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रही है तो क्या ये यूकैरियोटिक में मिलेगी क्या, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। यस मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन अगर प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रही है तो क्या ये यूकैरियोटिक में मिलेगी क्या, बोलो हां या ना। बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर साइटोप्लाज्म मिल रहा है, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, तो क्या यूकैरियोटिक में मिलेगा क्या? बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राइबोसोम नाम का एक पार्ट होता है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रहा है तो क्या यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो कोशिका होती है ना, इसके अंदर ऐसे धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब क्रोमोसोम आपका यूकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल ये 5 चीजें पाई जाती है, केवल और केवल 5 चीजें। इसके अलावा ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना लाइसोसोम पाया जाता है। तो केवल मैं आप लोगों को पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर बताऊंगा, यानी केवल इन 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में एक्स्ट्रा क्या क्या पाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति क्या होती है, किसी भी कोशिका की जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और दोस्तों इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। आ गई बात समझ में? तो चलिए मुझे कोई बताएगा सेल वॉल क्या होता है। पहला पॉइंट बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं क्या किसी भी कोशिका की सबसे आउटर लेयर, क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर यानी सबसे बाहरी परत बोल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? देखो यार, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन होता है, कोशिका के सबसे बाहर कौन है, सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है। तो अगर मैं बोलूं सेल वॉल का कार्य क्या है, मैं बोल सकता हूं क्या प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, और दोस्तों सपोर्ट देना, सहारा देना। क्लियर है क्या? अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ कि प्रोटेक्शन किससे चाहिए। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सर एनिमल में नहीं होती है, सारी बात बताऊंगा, टेंशन मतलब भी है ना, कंफ्यूज मत हो, एनिमल में क्या होता है क्या नहीं होता, यहीं से कंफ्यूज जाओगे। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे समझो, ठीक है दोस्तों? सेल वॉल का तो काम समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। देखो मेरी बात समझो, ये कोई कोशिका है, इस कोशिका की जो आउटर लेयर है उसे आपने क्या नाम दिया, सेल वॉल नाम दिया, कोशिका भित्ति नाम दिया। दोस्तों एक्चुअली में सेल वॉल जो होती है ना वो आप लोगों की कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, परमिबल। परमिबल का मतलब है पारगम्य, पारगम्य का मतलब क्या है, किसी को भी कोशिका के अंदर आने देता है, किसी को भी कोशिका के अंदर बाहर जाने देता है। तो दोस्तों जो भी आपने भोजन किया, जो भोजन आपकी कोशिका तक पहुंचा, अगर वो भोजन कोशिका से बाहर निकल गया तो क्या कोशिका के पास में कुछ बचेगा क्या, कोशिका की डेथ नहीं हो जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना। तो क्या हमको कोशिका में कोई ऐसा पार्ट चाहिए क्या जो इसमें आने वाले पदार्थ और जाने वाले पदार्थ को कंट्रोल कर सके? कोशिका भित्ति तो यह काम नहीं कर पा रहा, तो यह काम कौन करेगा, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों के प्रवेश और निकास को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब सर ये कैसे करता है मुझे बताओ, एक्चुअली में होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया सेल वॉल क्या है, परमिबल यानी पारगम्य प्रकृति का होता है। ये जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी नेचर होती है सेमी परमिबल यानी अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या है, ये कोई कोई पदार्थ को तो अंदर आने देता है, सबको नहीं आने देता, या कोई कोई पदार्थ को बाहर जाने देता है, सबको जाने नहीं देता। जो कोशिका के काम की चीज है उसको अंदर आने देगा, जो कोशिका के काम की चीज नहीं है उसको अंदर आने नहीं देगा, जो कोशिका के काम की चीज नहीं है उसको बाहर जाने देगा, जो कोशिका के काम की चीज है उसको बाहर जाने नहीं देगा। बोलो, तो इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई? तभी तो कंट्रोल कर पाएगा। अगर सभी को अंदर आने दे रहा है, अगर सभी को बाहर जाने दे रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कंट्रोल कर रहा है? अरे आपने अपने घर के बाहर गार्ड बैठा दिया, वो गार्ड किसी को भी अंदर आने दे रहा है, किसी को भी बाहर जाने दे रहा है, तो क्या आपके घर की सेफ्टी हो रही है क्या? है कोई सेफ्टी हो रही क्या? तो अगर ये सेफ्टी कर रहा है तो इसका मतलब ये सबको अंदर आने नहीं दे, सबको बाहर जाने नहीं दे। इसकी नेचर क्या होनी चाहिए, सेमी परमिबल होनी चाहिए, अर्ध पारगम्य होनी चाहिए। बोलिए यस और नो। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? दोस्तों हमारी बॉडी में नई नई कोशिका का निर्माण होता रहता है, तो मैं बोलूं क्या, नई नई सेल मेम्ब्रेन बनती रहती है, कोशिका झिल्ली बनती रहती है। कोशिका झिल्ली कौन से पदार्थ से बनती है?
तो दोस्तों ये आप लोगों का लिपिड, लिपिड किसको बोलते हैं? फैट को, यानी वसा को। तो ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो अगर आप लोग प्रोटीन नहीं खाओगे या फैट बिल्कुल ही नहीं खा रहे, तो क्या आपकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का निर्माण होने देगा, होगा क्या? नहीं। ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, कोशिका के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है? कॉमन सेंस लगा के बताओ, कोशिका के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति है, या कोशिका झिल्ली है? सर कोशिका भित्ति है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रही है। अच्छा, लेकिन दोस्तों मान लो अंदर कोई भोजन है, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, तो कोशिका तो वैसे ही नहीं बच पाएगी। तो कोई होना चाहिए ना जो कोशिका के अंदर आने वाली चीजों और जाने वाली चीजों को कंट्रोल कर सके। कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। यानी ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो किसी कोशिका में सेल वॉल हो या ना हो, सेल मेम्ब्रेन 100% होना चाहिए। बोलो हां या ना। तो सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को हर कोशिका में मिलेगी, चाहे प्लांट की सेल हो, चाहे किसी एनिमल की सेल हो। बात आई या नहीं आई समझ में? बोलो। ठीक है। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपको मैंने ऑप्शन दिया कि आपकी कोशिका के चारों ओर आपको क्या चाहिए? सेल वॉल चाहिए, सेल मेम्ब्रेन चाहिए। आपने चुन लिया सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। लेकिन एक दिक्कत हो गई, अगर सेल वॉल नहीं होगा तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा कौन? अब क्वेश्चन आता है सर प्रोटेक्शन चाहिए किससे? दोस्तों आप लोग अगर धूप में खड़े हो जाओ, कितना ज्यादा टेम्परेचर है भाई, हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, तो क्या इस टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा क्या कोशिका को? तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे, अगर कोई धूप आ रही है बहुत तेज, तो क्या आप लोग धूप से अंदर छाव वाली जगह आ सकते हो क्या? चल फिर सकते हो क्या? हां सर। बारिश आ रही है तो अंदर किसी जगह रुक के अंदर जा सकते हो क्या? हां। तो दोस्तों जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्या वो चल फिर सकते हैं क्या? हम भी एक प्रकार के एनिमल्स हैं। तो क्या हमारे में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की आवश्यकता है क्या? हमारे आवश्यकता ही नहीं है। गर्मी लगेगी तो कमरे के अंदर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या प्लांट इतनी भरी धूप में बाहर खड़े रहते हैं? उनको तो वो चीजें झेलनी पड़ेगी ना, उनकी कोशिकाओं को। तो क्या उनकी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल होनी चाहिए क्या? आप मुझे बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। ठीक है। दोस्तों बेचारा बैक्टीरिया, उसको पता ही नहीं कहां जाके छुपना है, ऐसे डोल रहा है। उसको भी क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों क्या बैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर भी हम लोग सेल वॉल लगा दे क्या? जैसे प्लांट में आपने एग्री कर दिया लगा दो, क्या बैक्टीरिया में भी लगा दो क्या? बताओ बताओ। दोस्तों वैसी एक जीव होता है जिसका नाम है फंगस यानी कवक। तो दोस्तों इसकी कोशिका के चारों ओर भी क्या लगा दो? सेल वॉल लगा दो। परेशान मत करो इसको। आ जाओ। तो दोस्तों सेल वॉल का मेन कार्य क्या था? प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना। अब बेचारे जो प्लांट्स है, देखो वो कहां रहते हैं? इतनी इतनी गर्मी में रहते हैं, अरे कहां गए, इतनी धूप में रहते हैं। तो उनकी कोशिकाओं को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है? है ना। तो प्लांट की कोशिका के चारों ओर हम लोगों को सेल वॉल लगानी है। तो दोस्तों सेल वॉल आप लोगों को, प्लांट जो सेल होती है, पादप कोशिका, इस कोशिका के चारों ओर क्या सेल वॉल मिलेगी क्या? कोशिका भित्ति मिलेगी। सिमिलरली और कहां पर मिलेगी? बैक्टीरिया, जीवाणु की कोशिका के चारों ओर मिलेगी। और कहां पर मिलेगी? फंगस यानी कवक की कोशिका के चारों ओर मिलेगी। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? आ जाओ। ठीक है। तो दोस्तों सेल वॉल, कोशिका भित्ति आपको कहां पर मिलती है? प्लांट में, बैक्टीरिया में और कवक की कोशिका, इन कोशिका के चारों ओर आपको सेल वॉल मिलेगी। इसके अलावा चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई कुछ हो, उन कोशिका के चारों ओर आप लोगों को सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, क्या मैं बोल दूं क्या सेल वॉल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में? तो हम भी एक प्रकार के एनिमल है। तो अगर मैं बोलूं हमारी कोशिका की सबसे भारी लेयर कौन सी होगी, तो देखो किसी भी कोशिका की सबसे भारी लेयर होती है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली।
अब हमारे चारों ओर सेल वॉल कोशिका भित्ति तो है नहीं, तो हमारी सबसे भारी लेयर कौन सी हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या ये फ्रीली परमेबल होती है? क्या पारगम्य होती है? क्या मतलब किसी को भी अंदर आने देती है, किसी को भी बाहर जाने देती है? बिल्कुल। एनिमल में चारों सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन कुछ आता है, एक इंपॉर्टेंट बात, 2-3 फैक्ट बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा। यार बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। क्या बैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति मिलती है क्या? हाँ। लेकिन दोस्तों एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ये बहुत छोटा है दोस्तों, ये छोटा है, ये कर भी क्या लेगा? ये प्रोटेक्शन लेके कर भी क्या लेगा? इतना छोटा सा, ये वैसे नहीं बचेगा ये, तो इसके चारों ओर कोशिका भित्ति क्या ही लगाए। तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा जो होता है ये एक बैक्टीरिया है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल कोशिका भित्ति मिलती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है कि इसकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। बाकी मैंने एनिमल्स में तो बता ही दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे प्लांट के चारों ओर जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, वो किस पदार्थ की बनी होती है? कवक की कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? सर बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? आइए बात करते हैं दोस्तों। प्लांट यानी पादप की कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नाम के पदार्थ की बनी होती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फंगस यानी कवक की कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। और दोस्तों ये जो बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं इनकी कोशिका के चारों ओर की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन नाम के पदार्थ से बनी होती है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते। कोशिका भित्ति पौधों में या पादप की कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण किस पदार्थ से होता है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी को इसको कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर से बता दूं 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों का साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, निर्माण बैच। एक ही बैच में सारे एग्जाम की तैयारी करो, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। सर केवल साइंस नहीं, मुझे कॉम्बो चाहिए बेस्ट फैकल्टी के साथ में, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जीके सुशील सर का कंप्लीट कोर्स, रीजनिंग विकास सर का कंप्लीट कोर्स, साइंस मेरी चली रही है। तो कॉम्बो परचेज करो मात्र 1199 रुपए में। आप चाहो तो इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के, लेकिन कॉम्बो में आपको चारों मिल जाएंगे। कंप्लीट थ्योरी बैच है, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसमें 2024 के भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी और साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, निर्माण बैच कॉम्बो में जाओ, बाय नाउ पे टिक करो, पेमेंट कर दो। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे संपर्क कर लो। थैंक यू सो मच।